चलिए स्टूडेंट्स, आज हम जो है कक्षा 12 की बायोलॉजी के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमने पीछे जो है चैप्टर फर्स्ट के बारे में कुछ अध्ययन किया था और बताया था कि पुष्पीय पादपों में जन्म किस प्रकार का होता है। ठीक है ना। तो उसमें जो शेष मैटर रह गया था, कुछ चीज़ें छूट गई थी अभी, तो मैं चाहता हूँ कि आज उसको हम जो है यहाँ ख़त्म करें और इसके बाद जो है जैसे ये पार्ट कंप्लीट होगा तो हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पाठ 1 में, आपके अध्याय 1 में। तो आज चलिए उनको पहले ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम जो है नए चैप्टर में फिर बताते हैं आपको कि अगला चैप्टर कैसे आपको पढ़ना है, किस प्रकार से उन क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करना है। ठीक है। तो देखिए पहले इसमें बता दें कि इसमें अनिषेक फलन क्या होता है। तो पहले जान रही है कि इसमें अनिषेक फलन होता क्या है। तो हम इसमें कह सकते हैं तो कि बिना निषेचन के, जिनमें बिना निषेचन के क्या होते हैं, फलों का निर्माण होता है ना। बिना निषेचन के फलों की बनने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे फल होते हैं पेड़ पौधों में लगते हैं, जब उनमें निषेचन न हो और फल बने तो उसे क्या कहा जाता है, अनिषेक फलन। ये हेडिंग डालते हैं इसमें अनिषेक फलन की। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या होता है। इसमें हम कह सकते हैं बिना निषेचन के फलों का बनना, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ फल हैं, जैसे हेस्पेरिडियम फल के बारे में कभी कभी पूछ लेता है ना। हेस्पेरिडियम फल क्या होते हैं। हेस्पेरिडियम फल, हेस्पेरिडियम हेस्पेरिडियम फल होते हैं, इसकी एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लेता है। हम इसके हेस्पेरिडियम फल में आपको एग्जाम्पल बता देते हैं कि हेस्पेरिडियम फल क्या होते हैं। तो हेस्पेरिडियम फल के उदाहरण में आ जाते हैं आपके नारंगी और नींबू। क्या आ जाते हैं, नारंगी और नींबू, ये जो है हेस्पेरिडियम फल के अंदर आ जाते हैं। कुछ फल हेस्पेरिडियम फल के अंतर्गत आते हैं। फल के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखा दूँ एक दो उदाहरण, जैसे नींबू हो गया, नारंगी हो गया, है ना। ये नींबू नारंगी ये हेस्पेरिडियम फल के अंतर्गत आते हैं। तो आपको इसमें और कुछ नहीं याद रखना, बस एग्जाम्पल याद रखना कि हेस्पेरिडियम फल में कभी कभी पूछ लेता है हेस्पेरिडियम फल कोई दो एग्जाम्पल बताइए, तब सीधे नींबू नारंगी लिख देंगे। ठीक है। अब है द्विनिषेचन। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, द्विनिषेचन।
द्विनिषेचन। इसमें द्विनिषेचन में हम कह सकते हैं कि आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन तथा आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन त्रिसंलयन की प्रक्रिया, यानी द्विनिषेचन कहते हैं आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन की प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन कहते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ रहा सब कुछ? जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ हेडिंग है, महत्वपूर्ण है, जो कई बार आपकी परीक्षा में बनी है, तो मैं केवल उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे करा रहा हूँ। तो सभी बच्चे एक दूसरे को शेयर कर लेंगे क्लास को और जरूर से जरूर इनको देख लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं? अगला क्वेश्चन है पूजायांगी एक पूजायांगी स्तर होता है। क्या होता है? पूजायांगी अवस्था कह सकते हैं, है ना। पूजायांगी अवस्था किसे कहते हैं? पूजायांगी अवस्था देख लीजिए आप, क्या होती है पूजायांगी अवस्था। तो पूजायांगी अवस्था हम किसे कह सकते हैं? तो बता दूं आपको मैं, जब पुष्प में, जैसे कोई पुष्प है, जब पुष्प में पुंकेसर, जायांग के साथ जुड़े होते हैं, जायांग के साथ जुड़े होते हैं, जब पुष्प में पुंकेसर जायांग के साथ जुड़े होते हैं तो उसे हम पूजायांगी अवस्था कहते हैं। उसे पूजायांगी अवस्था कहते हैं। पूजायांगी अवस्था कहते हैं। ये होती है पूजायांगी अवस्था जब पुष्प में पुंकेसर जायांग के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे जायांग भाग तो पुष्प जानते ही हैं कैसा होता है। जैसे मैं यहाँ बना दूं, अगर आपको दिख रहा हो एक छोटा सा पुष्प, मान लीजिए ये है जायांग का पार्ट पूरा, और उसमें ये पुंकेसर है। क्या है? ये पुंकेसर वाले भाग हैं, ये सभी क्या है? ये पुंकेसर है। ये सब किसके साथ जुड़े हैं? यानी इसमें पुंकेसर जो है, कहें जब पुष्प में पुंकेसर जायांग के साथ जुड़े होते हैं तो ये जायांग का पार्ट है पूरा, ये यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक। और ये पुंकेसर हो गए, और ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं, है ना, ये ऐसे जुड़े हुए हैं।
जब एक साथ में जुड़े हुए हैं तो ये कैसी अवस्था ये है, ये जो अवस्था आपको दिख रही है पूजायांगी है। कैसी अवस्था है ये? पूजायांगी अवस्था, पूजायांगी अवस्था, ये है पूजायांगी अवस्था। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा करके जो है और कुछ क्वेश्चन हैं जो इस पार्ट से आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या पढ़ लीजिए, बस नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं विशेष। अगर आप इस बार एक बार 2 बार वीडियो देख लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं तो बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना तो आप लोग जो है जान नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया अचानक, है ना। चलिए हमको शॉर्टकट तरीके से कराते चलते हैं जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ने वाली है। अच्छा, और एक क्वेश्चन होता है टैपिटम, एक पूछा जाया करता है ना, टैपिटम, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। टैपिटम क्या होता है बताइए, टैपिटम क्या होता है? यानी जो लघु बीजाणु धानी होती है, लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत क्या होती है? टैपिटम लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी कहाँ होती है? जैसे मान लीजिए होता है क्या, ये है एक परागकोश, क्या है ये परागकोश है, ये क्या बना दी मैंने बना दिया यहाँ पे परागकोश। अगर इसको काटते हैं तो इसके अंदर ऐसी संरचना निकलती है, ऐसी संरचना होती है। ये ऐसी संरचना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। इस परागकोश को काटते हैं तो 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं, और ये एक लघु बीजाणु धानी को अगर हम उठाकर देखें तो इसकी संरचना कुछ ऐसी बनी हुई आपको नजर आएगी, ऐसे। तो सबसे बाहर परत होती है, इसको बाह्य परत कहते हैं, इसको अंतस्थिसियम कहते हैं। ये होती है बाह्य परत, बाह्य परत। ये होती है अंतस्थिसियम, क्या होती है? अंतस्थिसियम। अंतस्थिसियम ये होती है मध्य परत। मध्य परत जो होती है ये 1 से 3 लेयर की होती है, लगभग 1 लेयर या 2 लेयर या 3 लेयर ऐसी होती है। ठीक है, तो यहाँ जो बनेंगे वो बनेंगे परागकण, ठीक है, इसी के अंदर। और ये सबसे अंदर वाला भाग जो होती है इसको टैपिटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टैपिटम कहा जाता है। तो मैंने टैपिटम आपको समझा दिया, टैपिटम दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो टैपिटम कहाँ पाई गई? यानी लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत को हम टैपिटम कहते हैं। अब अगर आपको लिखना या लिखने के लिए आ जाए आप एग्जाम में, तब कैसे लिखोगे? कि 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। किसी पुष्प के परागकोश में कितनी लघु बीजाणु धानियां होती हैं? तो आप कहीं 4 होती हैं। तो सबसे आंतरिक परत क्या होती है? टैपिटम। सबसे बाहरी परत को बाह्य परत कहते हैं, उसके अंदर वाली परत को अंतस्थिसियम कहते हैं, और उसके अंदर की परत को मध्य परत कहते हैं। मध्य परत कितनी होती हैं? 1 से 3 लेयर तक की बनी होती हैं, ठीक है। ये हो गया आपके। और परागण और निषेचन अगर हम बताएं आपको कि परागण और निषेचन क्या होते हैं, तो परागण जानते हैं कि परागण की प्रक्रिया जो होती है पौधों में, पौधों के पुष्पों में होती है, और निषेचन प्रक्रिया जो होती है परागणों में होती है ना। जिनमें जैसे जो जिनमें लैंगिक जन्म होता है उनमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, और परागण की प्रक्रिया हमारे पौधों में होती है, पौधों के पुष्पों में, ठीक है ना। तो परागण और निषेचन तो समझ गए होंगे कि मैंने क्या बताया। परागण कहा जाता है जब यानी पौधों के जो पुंकेसर से बने परागकण होते हैं, जब वर्तिका रूप से जाकर के मिलते हैं तो वहाँ पर परागण की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? परागण। आप ना समझ पा रहे हैं परागण क्या होता है, तो परागण बता दें। परागण इसमें जब
पुंकेसर के परागकोश से बने परागकण पौधों पुंकेसर के परागकोश से बने परागकण जब वर्तिकाग्र से जा मिलते हैं, जब उसी जाति के वर्तिकाग्र से जाकर मिलते हैं, वर्तिकाग्र से जा मिलते हैं तो उसे परागण कहते हैं। परागण कहते तो उसे परागण कहते हैं। ठीक है। और निषेचन क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया यह होती है नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से निषेचन की प्रक्रिया होती है। अच्छा, पहले परागण को पूरा करते हैं। परागण जो होता है परागण जो है 3 प्रकार से होता है। परागण परागण 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का परागण क्या होता है तो हम इसमें अभी आपको समझाएंगे 3 प्रकार का परागण क्या होता है। तो चलिए देख देते हैं। एक पहला जो होता है इसको हम कहते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं? स्वपरागण। दूसरा जो परागण होता है क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं, ये होता है परपरागण। क्या होता है? परपरागण। और तीसरा क्या होता है? ये होता है सजात पुष्पी परागण। क्या होता है? सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण। तो आइए हम इनको एक एक करके समझते हैं। क्या होता है स्वपरागण और क्या होता है परपरागण और क्या होता है सजात पुष्पी परागण। तो हम यहाँ पे 3 नंबर तक लिखे हैं और 3 हम यहाँ पे पौधे भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 3 पौधे। एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अच्छा, ये तीनों पौधे तो दिख रहे हैं ना आपको स्क्रीन पर? हाँ, तीनों पौधे दिख रहे हैं। अब इन पौधों में हम कुछ पत्तियां भी बनाएंगे। चलिए, ऊपर जगह छोटी है और बड़ा पौधा कर लेते हैं, है ना। ये हमने पौधा बना दिया और यहाँ पे जो है इसमें कुछ पत्तियां बना दी और यहाँ पे हमने एक पुष्प बना दिया। यहाँ पे हमने एक पत्ती बना दी और एक पुष्प बना दिया। यहाँ भी एक पत्ती बना दिया गया, एक पत्ती यहाँ बना दिया गया और एक पुष्प जो है यहाँ बना दिए। क्या बना दिए? एक पुष्प बना दिए। यहाँ पे हमने क्या बना दिया? एक पुष्प बना दिया, पत्ती, एक पुष्प ये हो गया, एक पुष्प ये हो गया और एक पुष्प ये हो गया। इस तरह इसमें हम बना लेते हैं पत्ते और पुष्प। चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं, समय बहुत जो है लग रहा है ना इनको बनाने में। चलिए, ये मैंने जल्दी जल्दी इनको बना दिया। तो चलिए, ये पौधे
था हमने बना दिया नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब इन पौधों से भी समझाना है आपको। यहाँ पे कहा है स्वपरागण, तो यहाँ आपको ये पौधा दिख रहा है नंबर 1 का, और ये पुष्प ये दिख रहा है, पुष्प ये दिख रहा है, ठीक है। अब हम कहें आपसे कि जैसे एक पुष्प है, इसमें से केवल एक पुष्प को देखना है, ठीक है ना। ये पुष्प है, अब इसमें ये क्या बने हुए हैं, ये वर्तिकाग्र का भाग बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये वर्तिकाग्र है, और ये क्या है, इधर ये परागकण है। ये पुष्प है और इसमें जो है ये बीच में वर्तिकाग्र आपको दिख रहा है, और अगल बगल उसके दोनों क्या दिख रहे हैं, इसमें ये पुंकेसर दिख रहे हैं। तो ये पुंकेसर, जब इन पुंकेसर के अंदर बनेंगे क्या, परागकण बनेंगे, क्या बनेंगे, जब परागकण बन जाएंगे इस पुंकेसर के अंदर, और इसी वर्तिकाग्र में, यानी इसी पुष्प के पुंकेसरों के परागकण इस वर्तिकाग्र में जाकर गिरेंगे, तो ये वर्तिकाग्र उन परागकणों क्या करेगी, ग्रहण कर लेगी। और यहाँ की जो प्रक्रिया होगी वो कैसी प्रक्रिया होगी, परागण की प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसमें हम पूछेंगे आपसे कि कैसा परागण होगा, तो आप इसमें क्या बताओ कैसा परागण होगा। यानी जब एक ही पुष्प के अंदर परागण होगा, ये वाले पुष्प से और ये वाले पुष्प से कोई मतलब नहीं है, केवल एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र और एक ही पुष्प के परागकण आपस में परागण की प्रक्रिया को संपन्न किए, तो ऐसे परागण को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। अब इसमें देखिएगा, इसमें केवल एक पौधे के एक ही पुष्प में सारी प्रक्रिया की गई है, इस पुष्प से कोई मतलब नहीं रहा और इस पुष्प से भी कोई मतलब नहीं रहा। अब इसमें देखिएगा, इस पुष्प के परागकण है, मान लीजिए इसका ये वर्तिकाग्र है और ये क्या है, ये है परागकोश, या इसको हम कह देते हैं पुंकेसर है। ये वर्तिकाग्र, ये पुंकेसर है, इसमें भी ये पुंकेसर है और ये क्या है, ये वर्तिकाग्र है। अब हम कहें कि इस पौधे के पुंकेसर यहाँ से गिरे और कहाँ चले गए, इसकी वर्तिकाग्र में आ गए। कहाँ पे आ गए, इसकी वर्तिकाग्र में आ गए, और इस पुष्प के पुंकेसर क्या हुए, ये जो पुंकेसर हैं, ये पुंकेसर कहाँ से गए, यहाँ से जाकर के यहाँ पे आ गए। ये पुंकेसर इस वर्तिकाग्र में चले गए, या हम इसको न बना करके हमने सिर्फ इसको ही बनाया कि इसके परागकण गिर करके कहाँ गए, इस वाले पौधे, इस वाले पुष्प के वर्तिकाग्र में आ गए, और यहाँ पे जो है इसके जो परागकण थे या इसके जो परागकण रहे, ये क्या है, परागकोश है, ये क्या है, वर्तिकाग्र है। इसके परागकोश इसके वर्तिकाग्र में चले गए, कहाँ चले गए, इसकी वर्तिकाग्र में चले गए यहाँ पे, ठीक है। तो हमें सबको नहीं समझना है, केवल एक को देखना है, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। यानी इस पुष्प के परागकण दूसरे वाले पुष्प के वर्तिकाग्र में चले जाते हैं, तो ऐसे परागण को हम क्या कहते हैं। और परागण जब हो जाता है, यानी यहाँ के परागकण इस वर्तिकाग्र में आए, ये वाले परागण इससे क्रिया नहीं किए, यानी दूसरे पुष्प के परागकण जब दूसरे पुष्प के, यानी अपने ही पौधे में, दूसरे पौधे में नहीं, अपने ही पौधे के दूसरे पुष्प के साथ परागण करते हैं, तो यह परागण क्या कहलाता है, सजात पुष्पी परागण कहलाता है। सजात पुष्पी परागण कहलाता है। और ये होता है जैसे इसमें परागण हो जाएगा, जैसे इस पौधे के पुंकेसर हैं, क्या है, यानी इस पौधे के परागकण या इस पौधे के परागकण, जब इस पौधे के परागकण इस पौधे के वर्तिकाग्र में चले जाते हैं, यानी पौधे जब चेंज हो जाते हैं, एक पौधे से जब दूसरे पौधे की प्रक्रिया हो, तो ऐसे परागण को हम क्या कहते हैं, यानी एक पौधे के पुष्प के परागकण दूसरे वाले पौधे के वर्तिकाग्र में चले जाएं, दूसरे वाले पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र में चले जाएं, तो ऐसा परागण क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है। ठीक है, तो तीनों प्रक्रिया यहाँ पे जो है संपन्न हुई। और आज से जो ये पाठ भी आपका जो है यहाँ से मैंने पूर्ण कर दिया है, इसमें केवल रिवीजन करा रहा हूँ, आपको मैंने सब कुछ बता दिया पहले से। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका रिवीजन भी करते जाइए, और सभी लोग पर लगभग विद्या क्वेश्चन होंगी, तो जो चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और करते रहिए, और ये पुष्प भी आप बना करके इनको जो है देख लेंगे। ठीक है, अब हम जो है कल चर्चा करेंगे, तो वो नेक्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे आपकी बायोलॉजी में। आज जो है ये यहाँ से लेसन फर्स्ट आपका समाप्त होता है। तो चलिए मिलते हैं आपके अगले वीडियो के साथ।